बार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, जो आपको वायरल क्वेश्चन है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इससे बाहर क्वेश्चन आता है तो जरूर कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहला है, क्रिस्टल क्या है, इसके गुण लिखें। तो इसका आंसर देखिए, लिखा है वैसा ठोस जिसमें अवयवी कणों का क्रम नियमित होती है तथा ये निश्चित ज्यामिति की होती है, इसे क्रिस्टल कहते हैं। इसका गुण क्या है, इसकी आकृति निश्चित होती है, ये विषमदैशिक होती है। तीसरा है, इनके द्रव्यनांक और गलनांक और क्वथनांक निश्चित होती है, जैसे नमक, नौसादर, चीनी, हीरा इत्यादि। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, इकाई सेल क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर देखिएगा, आकाशीय जालक का वह सबसे छोटा भाग, आकाशीय जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति करने का पर संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त होता है, इकाई सेल कहलाता है। ये 3 प्रकार का होता है, आप सभी आदमी जानते हैं। कौन सा? घनीय इकाई सेल, उसके बाद केंद्रीय घनीय इकाई सेल, सतह या फलक घनीय इकाई सेल, यानी कि SCC, BCC और FCC। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रेबेज जालक क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा, दिक् स्थानों में बिंदुओं को नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को त्रिविमीय जालक कहा जाता है। फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर इसे ब्रेबेज जालक के नाम से कहा जाता है। ब्रेबेज जालक 14 प्रकार के संभव हो सकते हैं, जिनमें 7 मूल ब्रेबेज जालक होते हैं। कितने होते हैं? तो 7 मूल ब्रेबेज जालक होते हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि ब्रेबेज जालक में मूल कितने हैं, तो 7 हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है कि क्रिस्टल दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में कमी या अनियमितता को क्रिस्टल दोष कहते हैं। अब क्रिस्टल दोष 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्टोकियोमेट्रिक दोष, दूसरा होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। स्टोकियोमेट्रिक दोष जो है 2 तरह का होता है, पहला होता है शॉर्टकी, दूसरा होता है फ्रैंकल। ये देखिए, शॉर्टकी और दूसरा फ्रैंकल। अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर बताइए। क्वेश्चन है, शॉर्टकी दोष तथा फ्रैंकल दोष में अंतर बताइए। तो समझिए क्या है शॉर्टकी दोष में, इसमें धनायन और ऋणायन समान संख्या में निकलता है। फ्रैंकल में वो मतलब उसका जो जालक है ना, फ्रैंकल में जालक छोड़ के निकल जाता है, बाहर आ जाता है। शॉर्टकी दोष में घनत्व कम हो जाता है। इसमें शॉर्टकी दोष में जो है, शॉर्टकी दोष में घनत्व कम हो जाता है। फ्रैंकल दोष में घनत्व कम नहीं होता, यानी कि अपरिवर्तित होता है। शॉर्टकी में इसके अस्थायित्व में वृद्धि होती है, फ्रैंकल में इसके अस्थायित्व में कमी होती है। शॉर्टकी का चौथा देखिए, यह उच्च उपसहसंयोजक संख्या वाले क्रिस्टल में पाया जाता है। चौथा, यह निम्न उपसहसंयोजक संख्या वाले क्रिस्टल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में किसी विलय को डाला जाता है तो विलायक का दाब वाष्प दाब में कमी आ जाती है, अतः इस विलयन के वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसे विलय के मूल प्रभाव के बराबर होता है। अगला देखिएगा 7 नंबर, क्वथनांक का उन्नयन हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं। शुद्ध विलायक का क्वथनांक विलयन के क्वथनांक से कम होता है, अर्थात विलयन का क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर का क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल टी भी सूचित करते हैं। अगला है हिमांक का अवनमन। किसी द्रव में अवाष्पशील घुले मिलाने पर द्रव का वाष्प दाब घट जाता है, जिसके कारण हिमांक भी घट जाता है। हिमांक में इसी कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल टी एफ से सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रासरण दाब उल्टा प्रासरण किसे कहते हैं। प्रासरण दाब देखिएगा, पहले प्रासरण की क्रिया है। तो प्रासरण वैसा प्रक्रम है जिसमें तनु विलयन का विलायक किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः सांद्र विलयन में प्रवेश करने लगता है, यह प्रक्रिया प्रासरण कहलाता है। अब क्वेश्चन है उल्टा प्रासरण, वैसी प्रक्रिया जिसमें अधिक सांद्रता वाले विलयन पर वाष्प दाब आरोपित किया जाता है, जिससे अधिक सांद्रता वाले विलयन का विलायक कम सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर आने लगता है, यह प्रक्रिया उल्टा प्रासरण कहलाता है। अब क्वेश्चन है, प्रासरण दाब किसे कहते हैं। विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, इसे प्रासरण दाब कहते हैं या प्रासरणी दाब कहते हैं। इसे कैपिटल पाई से सूचित करते हैं। पाई बराबर CRT होता है, जहाँ पे R कांस्टेंट होता है, जहाँ R का मान 0.082 होता है। कितना होता है? 0.082 होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, इसके प्रकार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ये छोटा छोटा क्वेश्चन सब है। फिर है आदर्श विलयन या घोल या तथा अनादर्श घोल क्या है। चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मोलरता, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, मोललता और मोल प्रभाज क्या है।
इसकी परिभाषा, इसके गुण अभी लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर देखिएगा विद्युत रासायनिक सेल क्या है। तो वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, जैसे गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को ही वोल्टेज सेल भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत रासायनिक तुल्यांक एवं वेग स्थिरांक किसे कहते हैं। तो देखिए किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार तथा फैराडे नियतांक 96,500 कूलम को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, इसे जेड से सूचित करते हैं। अगला है वेग स्थिरांक। वेग नियम में प्रयुक्त होने वाले वह स्थिरांक जिसके द्वारा अभिक्रिया का वेग तथा सांद्रण के बीच संबंध स्थापित किया जाता है उसे वेग स्थिरांक कहते हैं, इसे के से सूचित किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है लवण सेतु क्या है, इसके कार्य। तो लवण सेतु अंग्रेजी वर्णमाला के यू आकार की नली होती है जिसमें आयनों का प्रभाव होता है। बाहरी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं जबकि भीतरी विद्युत परिपथ में आयन का प्रभाव होता है। ये परिभाषा हो गया उसकी। अब देखिए लवण का उपयोग, तो लवण सेतु के कारण दोनों विलयनों का विद्युत उदासीनता कायम रहती है, ये उसका उपयोग हो गया। फिर पढ़िएगा चालकता, उसके बाद है मोलर चालकता, फिर तुल्यांकी चालकता और सेल स्थिरांक। ये तीनों का चारों का परिभाषा दिया हुआ है। इसमें सबसे मेन जो है परिभाषा के साथ साथ आपका सबका ऐसा मात्रक याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका ऐसा मात्रक दिया हुआ है, ये सबका ऐसा मात्रक का ध्यान रखिएगा। अगला है लेड संचायक सेल किसे कहते हैं। वैसा सेल जिसे पुनः आवेशित कर उपयोग में लाया जा सकता है उसे द्वितीयक सेल भी कहते हैं। अतः लेड स्टोरेज सेल एक द्वितीयक सेल है जिसमें एनोड लेड का बना होता है और कैथोड PbO2 से भरे हुए एक लेड ग्रहित क्रेडिट है। अगला है मानक इलेक्ट्रोड विभव। फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया की कोटि एवं अनुक्ता। उसके बाद है आपका एंजाइम उत्प्रेरक की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा उत्प्रेरक को एंजाइम को परिभाषित करिए। फिर 21 नंबर में है टिंडल प्रभाव क्या है। इसमें देखिए 21 में 3 क्वेश्चन है। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, उसके बाद ब्राउनी गति किसे कहते हैं, पेप्टीकरण किसे कहते हैं और वैद्युत कण संचरण किसे कहते हैं। सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। देखिए प्रकाश किरण, टिंडल प्रभाव पढ़ते हैं। प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन से होकर गुजरती है। जो कोलाइडी विलयन का कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, कोलाइडी विलयन में होने वाली यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। अब ब्राउनी गति, कोलाइडी विलयन के कण अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, इनकी दिशा हमेशा बदलती रहती है। कोलाइडी कणों की इस गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगला है पेप्टीकरण, वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी ताजे बने अवक्षेप को उचित विद्युत अपघटन में मिलाकर कोलाइडी विलयन में डाला जाता है, यह प्रक्रिया पेप्टीकरण कहलाता है। फिर है वैद्युत कण संचरण। जब एक कोलाइडी विलयन में डूबे हुए 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों पर विद्युत विभव डाला जाता है तो कोलाइडी विलयन के कण अथवा दूसरे इलेक्ट्रोडों की ओर गति करने लगते हैं। विद्युत विभव के प्रभाव में कोलाइडी कणों का संचरण वैद्युत कण संचरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्रेशोल्ड या देहली ऊर्जा तथा संक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये आपको लिखा गया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए अयस्क खनिज और अयस्क में अंतर, खनिज और अयस्क की परिभाषा लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पे लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर और पारा का जो अयस्कों का नाम लिखा गया है, उसके सूत्र भी लिखा हुआ। लोहा का अयस्क कौन है, पहला हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है, बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O, कोरंडम Al2O3। कॉपर के मुख्य अयस्क क्या है, क्यूप्राइट और कॉपर ग्लास है। उसी तरह से Hg का क्या है, सिनेबार है। फिर देखिए हैलोजन तत्व रंगीन क्यों होते हैं। तो हैलोजन तत्व रंगीन होते हैं क्योंकि दृश्य क्षेत्र में विकिरणों का अवशोषण होता है तथा बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। विकिरण के भिन्न भिन्न क्वांटम अवशोषित करने के कारण वे अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है, जैसे F पीला यानी कि फ्लोरीन पीला होता है, क्लोरीन हरापन होता है, ब्रोमीन लाल होता है और आयोडीन बैंगनी होता है। हैलोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकारक होता है क्यों, तो ये पढ़ लेते हैं। देखिएगा हैलोजन तत्व के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हें अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अतः ये अस्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को तुरंत ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिस कारण हैलोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। इन तत्वों में फ्लोराइड सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। फिर देखिए F की ऑक्सीकरण शक्ति क्लोरीन से अधिक होती है क्यों। उत्कृष्ट गैसों की क्वथनांक अत्यंत निम्न होता है क्यों। फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है क्यों। ये सब आपको क्यों का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से ऑर्गेनिक चलता है 2 नंबरिया में। देखिए पहला क्या है, निम्न को परिभाषित करिए ऊर्जा अभिक्रिया। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में हेलो एल्केन जब सोडियम से साथ प्रतिक्रिया करता है तो एल्केन का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों। अगला फ्रैंकलेट अभिक्रिया, याद रखिएगा एग्जाम में अगर आपसे परिभाषा हो पाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाता तो आप सिर्फ रिएक्शन लिख दीजिए, नंबर आपको सही मिलेगा।
फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हैलो एल्केन जब जेड के साथ प्रतिक्रिया करता है तब एल्केन का निर्माण होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए सैंडमेयर अभिक्रिया, क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो हेलोएरिन्स बनता है, ठीक है, हेलो बेंजीन यानी कि हेलोएरिन्स बनता है। अगला है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, तो जब हेलो बेंजीन या हेलो एल्केन की प्रतिक्रिया हेलो बेंजीन तथा हेलो एल्केन को मिश्रण को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से प्रतिक्रिया कराई जाती है तब हमें बेंजीन प्राप्त होता है। देख रहे हैं यहाँ पे सोडियम धातु से करा रहे हैं एल्काइल क्लोराइड को, तो क्या बना, इथाइल बेंजीन बना। अगला कोल्बे अभिक्रिया, जब बेंजीन के सोडियम और पोटेशियम लवण की प्रतिक्रिया CO2 से कराई जाती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। फिर देखिएगा हॉफमैन ब्रोमाइड प्रतिक्रिया, बेंजीन को एमाइड के साथ परवल क्षार के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है तब हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है जिसे हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। फिर देखिए कार्बिल एमीन प्रतिक्रिया, जब प्राथमिक एमीन की प्रतिक्रिया क्लोरोफॉर्म और प्रबल क्षार से कराई जाती है तो दुर्गंध युक्त विषैला पदार्थ बनता है, इस अभिक्रिया को हम कार्बिल एमीन प्रतिक्रिया कहते हैं। सब 2 नंबर यह है। अब देखिए बहुलक और एकलक क्या है। बहुलक, जब बहुत सारे छोटे सरल अणु परस्पर आपस में संयुक्त होकर एक बृहत अणु का निर्माण करते हैं तो उसे बहुलक कहते हैं, जैसे पॉलीथीन, नायलॉन, 6 इत्यादि। अगला है एकलक, वह छोटे से छोटे सरल अणु जिनसे मिलकर बहुलक का निर्माण होता है एकलक कहलाता है, जैसे एथीन। फिर देखिए एंटासिड, एनाल्जेसिक, उपशामक और एंटीपायरेटिक्स दवा का उदाहरण दीजिए। जैसे एंटासिड कहाँ पे प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो एंटासिड का जो प्रयोग करते हैं वो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए करते हैं, जैसे सिमेटिडीन, जेनेटिक इत्यादि। अगला है एनाल्जेसिक, दर्द निवारण के लिए हम लोग एनाल्जेसिक का प्रयोग करते हैं, जैसे मॉर्फिन, एस्प्रिन, पैरासीटामोल इत्यादि। उपशामक जो होता है मानसिक तनाव को दूर करता है, तो मेप्रोसेमेट, उसके बाद है डाइजोपायरेटिक्स, उसके बाद है एंटीपायरेटिक्स, तापमान कम करने के लिए करते हैं, जैसे पैरासीटामोल, एस्प्रिन इत्यादि। फिर देखिए बेकेलाइट एवं नायलॉन 6 का निर्माण करिए, तो बेकेलाइट कैसे बनाते हैं, फिनॉल को क्षार या अम्ल की उपस्थिति में फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ फॉर्मल्डिहाइड लिखा हुआ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्रतिक्रिया कराने पर बेकेलाइट बनता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण तथा घरेलू उपयोग में बृहद स्तर पर किया जाता है। यहाँ पे देखिए एनो अणु भाग लेता है तो एनो अणु बनता है, यानी कि नंबर बहुत ज़्यादा नंबर में। देखिए नायलॉन 6 का हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एवं एडीपिक अम्ल के उच्च दाब एवं ताप पर संघनन द्वारा नायलॉन 6 का निर्माण होता है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। फिर देखिए निम्न की संरचना को बतावे, क्या है XCF4 की संरचना कैसी होती है, तो वर्ग समतलीय। XCF6 की विकृत अष्टफलकीय, XCO3 का पिरामिडल, XCOF4 का वर्ग पिरामिडल। नानस्ट समीकरण लिखे, देखिए यह एक गणितीय व्यंजक है जो किसी विद्युत रासायनिक सेल विभव से सेल अभिकारक के उत्पादों के साधन से संबंध रखता है। फिर NH3 का क्वथनांक pH3 से ज़्यादा होता है, क्यों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है H3PO4 द्विभाषमिक अम्ल होते हैं, क्यों। फिर देखिए O3 प्रबल ऑक्सीकारक है, क्यों। अगला है H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों। उसी तरह है HF HI से अधिक अम्लीय होता है, क्यों। शॉर्ट की फ्रैंकल दोस्त दोबारा हो गया, पहले भी हम बता दिए थे। उसके बाद देखिए लायोफिलिक और लियोफिलिक, इसी को द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी में आता है द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, इसी में इसको कहते हैं द्रव स्नेही, इसको कहते हैं कौन सा, द्रव विरोधी, और इसको कहते हैं द्रव स्नेही। द्रव विरोधी, इसको द्रव विरोधी, इसको कहते हैं स्नेही, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। तो द्रव विरोधी और द्रव स्नेही में भी लिख देता है, तो उसी का इंग्लिश होता है लायोफिलिक और लियोफिलिक। अगला देखिएगा भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। DNA RNA में अंतर है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। फिर है आपका O नाइट्रोफिनॉल और O मेथॉक्सीफिनॉल में अधिक अम्लीय कौन है, तो वो आप देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा। फिर देखिए SiF6 2- आयन विभव है, संभव है, लेकिन CL5 जो है नहीं है, क्यों। देखिए अमोनिया NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण NH3 से अधिक होता है, कैसे। एकदम छोटा छोटा क्यों कैसे वाला क्वेश्चन है। देखिए H2S सिर्फ अवकारक है जबकि SO2 ऑक्सीकारक अवकारक दोनों हैं, और क्रिया गैसों में केवल जेनॉन यौगिक बनाता है, कैसे। एल्कोहल के जलीय विलयन विद्युत का कुचालक है, क्यों। अमोनिया एक अच्छा लिगेंड होता है, क्यों। ये सब क्वेश्चन है क्यों करके, व्हाट हैपेंस क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहाँ पे आपका है कि H3PO3 जो है H3PO4 अब उपचायक और अपचायक दोनों है,
कैसे? तो H3PO3 जो है फॉस्फोरस की ऑक्सीजन अवस्था +3 और यह +5 के बीच हो सकता है, लेकिन H3PO4 में फॉस्फोरस की ऑक्सीजन संख्या 5 तक ही रहता है, +5 तक रहता है इसीलिए। फिर देखिए प्रभावी परमाणु संख्या किसे कहते हैं? किसी जटिल यौगिक में केंद्रीय परमाणु या आयन में संबंधित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। अर्थात प्रभावी परमाणु संख्या बराबर आयु का परमाणु संख्या माइनस ऑक्सीकरण अवस्था +2 गुने कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या या उपसर्ग संख्या कह लीजिए। चलिए दोस्तों 57 के क्वेश्चन जो आपको 2 नंबरिया दिए हैं, इस तरह से आप सारा किसको लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे हम आपका इसका PDF फोल्डर लगा देंगे, नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप जो इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप पूरा हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएगा एग्जाम में। आप इसको बस तैयारी करिए। दोस्तों सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं पहली बार तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए ताकि वो भी जो है 2 नंबर के क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कर सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।